नमस्कार सभी सदस्यों को। ये जो चर्चा है बीजों के ऊपर, ये निरंतर इस सदन में चली आ रही है और पहले भी हम इस बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं और आप सभी सदस्यों के प्रोत्साहन से अभी जैसा दिनेश जी ने बताया, हमने अपना ये बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरू किया और आस्ते-आस्ते इस पे हमने एक कंपनी तैयार की, वपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके अंतर्गत अभी पूरी तरीके से हम सक्षम हैं आप सभी के लिए बीज उपलब्ध कराने में। अभी प्रारंभ में हमने सब्जी के बीजों पर ही ध्यान दिया है और ये हमारी योजना के अनुसार भी है और जैसा हमने इसके पहले जो कार्यक्रम हुए थे जिसमें हमने बीजों के ऊपर चर्चा की थी, उसमें हमने बताया था कि भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों का बोलबाला है बीज के बाजार में। एक समय था जब भारतीय कंपनियां थी, अच्छी कंपनियां थी, लेकिन धीमे-धीमे उन सभी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनियों ने आस्ते-आस्ते टेक ओवर कर लिया। अभी भी कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो पूर्णतः भारतीय हैं, लेकिन अगर हम कहें कि मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनी का कितना होल्ड है, तो मेरे ख्याल से वो 90% से ऊपर तो बीज बाजार में मल्टीनेशनल कंपनियां ही हैं। तो ज़्यादातर सब्जियों के जो बीज हैं वो हाइब्रिड्स हैं और वो भी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में हैं। तो इसलिए हमने फ़ोकस उस पे किया है क्योंकि वो हाइब्रिड सब्जी में जो बीज होते हैं वो महँगे भी होते हैं और हाइब्रिड के ऊपर आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में ये भी सुना है कि चर्चा में कि हाइब्रिड बीज आपको बार-बार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप उस बीज से बीज बना के अपनी खेती नहीं चला सकते। इसलिए हम हाइब्रिड के स्थान पर ओपन पॉलिनेटेड खुले परागित जो बीज होते हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हम केवल यही कहना चाहते हैं कि ओपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हमारे पास काफ़ी सारे बीज अभी उपलब्ध हैं। वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट के इस पे हमने पहले डाला है, फिर से हम आज डाल देंगे। आज हम चाहेंगे कि हम आपके जो प्रश्न हैं, हम चर्चा करें इसके। एक तरफ़ा हम अपनी बात नहीं कहें, बल्कि हम चर्चा करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी चर्चा में नई-नई बातें जो हम भी सीखेंगे, आपको भी हम बता सकेंगे। तो दिनेश जी इसका संचालन कर रहे हैं। अ, पिछले 2 दिन हम चाह रहे थे, मैं भी चाह रहा था कि हम शामिल हों। परसों तो हम नहीं शामिल हो सके जिस दिन प्रकाश सिंह रघुवंशी जी थे। वो हमारे बहुत अच्छे और पुराने मित्र हैं बनारस से, क्योंकि मैं भी बनारस में बीएचयू से पढ़ा हुआ हूँ और उनका जो स्थान है बीएचयू से ही हम लोग। कल हम थोड़ा-सा शामिल हुए थे आधे घंटे। मैं सुन रहा था उस दिन कल सुभद्रा जी थी, जो बीज उत्पादन करती हैं सोलन से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के कुछ जो भारत जी शंका है म्यूट प्रश्न कर लें, उसके ऊपर। म्यूट कर लें आप प्लीज, अन्य लोग म्यूट कर लें प्लीज। भारत जी उसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप अपने बिंदु रखें, प्रश्न भी रखें और उस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दिनेश जी इसका संचालन कर रहे हैं। जी, अवश्य, अवश्य। आपने ये बात रखी है कि बीजों पर हम चर्चा करें। बीज जो कि एक महत्वपूर्ण इनपुट है और बीज जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इस पे चर्चा इस तरह होनी भी आवश्यक है कि हम जो बीज अपने खेतों में उगा रहे हैं, उनको कहाँ से ले आ रहे हैं? क्या
वही सिलसिला हाइब्रिड का आगे बढ़ रहा है, जिसको एक बार बो करके हम दोबारा बीज नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या कुछ किसान बंधु ऐसे भी हैं जो बीजों का निरंतर उत्पादन कर रहे हैं। वो बीज जो हमें सौगात में मिले, विरासत में मिले, वो हमारे खेतों में अभी भी खिल रहे हैं, हम उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी प्रश्न है। इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आप अपना प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को ओम। नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही। सर, ये बीज के संबंध में और लगभग सब्जियों के बीज के संबंध में तो ये निश्चित ही है कि कुछ कंपनियों का एकाधिकार है, जैसे आपने बताया है कि 90% ही हो गया है। पर जब किसान अधिक उत्पादन की ओर जाता है तो आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है कि हमारी जो देसी बीज है वो उनके टक्कर में आते हैं या नहीं आते? जी हो। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राकेश जी का। दिनेश जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं पहले। दिनेश जी ने ये बिंदु रखा है कि बीज जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, हम वो कहाँ से ला रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि हम खुले परागित बीज की जो वैरायटीज हैं, जातियां हैं, उनसे बीजों का उत्पादन करते हैं। तो वो हम नोटिफाइड वैरायटी जो भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड है, और भारत सरकार के जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं और संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, उनके द्वारा रिलीज की हुई वैरायटीज हैं। कुछ नई भी हैं, कुछ पुरानी भी हैं, लेकिन उसमें से हम पहले ये देखते हैं कि वो जो वैरायटी है उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके का है, और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जगह के लिए अनुकूल हो। एक तो आबोहवा के लिए अनुकूल हो, दूसरा बाजार के लिए भी अनुकूल हो। तो इन सब बिंदुओं के ऊपर हम देखते हैं, और उसका फिर हम जो ब्रीडर सीड है वो हम उन विश्वविद्यालय से या उन कृषि संस्थान से लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कुछ चीज़ें ली हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, IARI जिसको हम कहते हैं, दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और कुछ हमने कश्मीर से लिया है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। कुछ हमने बेंगलोर से लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। कुछ हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में राहुरी कृषि विद्यापीठ से लिया है। इस तरीके से अलग अलग स्थानों से हमने लिया है। कुछ हमने बनारस से भी लिया है, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो अलग अलग स्थानों से हमने लिया है, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हम उसका फाउंडेशन बनाते हैं, और फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड सीड हम बनाते हैं। तो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है सरकार का, उसमें नहीं जाके हम उसको ट्रुथफुल देते हैं। जैसे आप बाजार से जो बीज खरीदते हैं उसमें देखे होंगे कि लिखा रहता है TL, तो वो ट्रुथफुल लेवल होता है जिसमें गारंटी जो है वो प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर होती है। अगर सर्टिफाइड होता है तो सर्टिफिकेशन एजेंसी जो सरकारी होता है उसकी गारंटी होता है कि उसके कैरेक्टर्स के लिए बीज का जर्मिनेशन वगैरह जो क्वालिटी है उसकी बात नहीं, जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है उसकी जिम्मेदारी सर्टिफिकेशन एजेंसी के ऊपर होती है। अगर सर्टिफाइड है तो हम ट्रुथफुल देते हैं, मतलब हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो वैरायटी है वो वैरायटी है। दूसरा जो प्रश्न है कि अधिक उत्पादन की बात है, तो अधिक उत्पादन के लिए आप की कृषि पद्धति जो है, अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि उसमें जो आप खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, खाद नहीं उर्वरक डालते हैं, रासायनिक उर्वरक, वो ज्यादातर यूरिया और DAP ही डालते हैं। आज अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वो पढ़ रहा था, समाचार पढ़ रहा था, जिसमें था कि DAP का दाम अभी फिर से 200 रुपये बढ़ गया है पर बैग। तो उसमें बाकी डिटेल था कि यूरिया कितना प्रयोग होता है, DAP कितना प्रयोग होता है। तो ये दोनों रासायनिक खाद जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि यूरिया से आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, और DAP से आप नाइट्रोजन के साथ थोड़ा सा फास्फोरस भी दे रहे हैं। साथ में पोटैश की जरूरत होती है,
इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की ज़रूरत होती है। इसके बाद बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। तो जब आप रासायनिक खेती करते हैं तो जो आपके रासायनिक उर्वरक में आ रहा है, उसके अलावा जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। उसको आप आप पूरा नहीं कर पाते उसकी ज़रूरत को, और ज़मीन में जितना है उसके हिसाब से ही फसल को मिलती है। कम है तो उसकी समस्याएँ आपको दिखती हैं, जो कि आप हो सकता है कि उसको किसी बीमारी के तौर पे लेते हैं और उसके लिए आप कोई दूसरी रासायनिक औषधि भी व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उससे समस्या का निदान नहीं हो रहा है, क्योंकि समस्या की उत्पत्ति किसी और कारण से, किसी पोषक तत्व की कमी से है। मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। लेकिन जब आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो आप जो जैविक खाद डालते हैं, उसमें सभी चीज़ें होती हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बाकी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, सभी होते हैं, और वो आप मिट्टी में दे रहे हैं, फसल को जितनी ज़रूरत है उतनी मिलती है। और उसके लिए जो आप वैरायटी जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बीज अगर हाइब्रिड है, जैविक खेती कर रहे हैं और हाइब्रिड बीज अगर आप व्यवहार कर रहे हैं, तो हाइब्रिड बीज की जो ब्रीडिंग हुई है, वो जैसे मैंने पहले बताया कि रासायनिक खेती में जो आप देते हैं, उसी के अनुसार उसकी ब्रीडिंग हुई है। मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है, ज़्यादा फास्फोरस, पोटाश की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स आप पोटाश उसमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन ब्रीडिंग करते समय उन जो मुख्य तत्व हैं, उनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है और उनके बेसिस पर ही उत्पादन उसमें मिलता है। लेकिन आप जैविक खेती में क्योंकि वो नहीं उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, उस मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं। बाकी सभी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो मुख्य तत्व है वो जितनी ज़रूरत है उस वैरायटी को नहीं मिल रहा है, उसके वजह से आप का उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। बेशक बीमारियाँ जैविक खेती में आपकी कम हो सकती हैं, लेकिन उत्पादन बिल्कुल गिर जाता है। दूसरा ये है कि जब आप खेती कर रहे हैं, नियम के अनुसार ये है कि साल में कम से कम एक बार आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लें, और आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं, कौन से नहीं हैं, क्या है, उसकी पूरी एक जानकारी होनी चाहिए। जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आजकल एक ये परंपरा बन गई है कि डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है। अगर कुछ ज़्यादा समस्या है तो ईसीजी होता है, और सारी चीज़ें, मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और आप लैब से वो सारे टेस्ट करा के फिर पूरी रिपोर्ट के साथ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी खेती में वो उससे ज़्यादा और उससे पहले ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये पता होना ज़रूरी है कृषक के तौर पे कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें पोषक तत्व कितने हैं, उसमें उसकी जैविकता मिट्टी में कितनी है, और मिट्टी किस प्रकार का है। तो अगर पहली बार आप टेस्ट करा रहे हैं, तो उसमें पूर्णतः टेस्ट कराएं कि पोषण के लिए रासायनिक तत्वों का, भौतिक स्थिति के लिए बीज मिट्टी किस प्रकार की है। मिट्टी के प्रकार के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो है या आप दे रहे हैं और वो कहीं और चला जा रहा है, उसमें रह रहा है कि नहीं रह रहा है। और तीसरा है कि उसकी जैविक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है, जैविकता कितनी है उसके अंदर, सूक्ष्म जीव कितने हैं, कौन-कौन से हैं, जो है वो बीमारी देने वाले हैं, नहीं है, इस तरीके से। और पोषक तत्वों का तो साल में एक बार करा लेना चाहिए। और मुख्यतः जो आपका जो मुख्य फसल है, जैसे खरीफ की फसल है, खरीफ ऋतु के पहली बरसात होने के बाद आप मिट्टी का सैंपल अगर टेस्ट करा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके अनुसार आप आपके मिट्टी में जो भी फसल उगा रहे हैं, उस फसल के अनुसार और मिट्टी के अनुसार जिस भी प्रकार का आप खाद व्यवहार कर रहे हैं, कंपोस्ट है या ये वर्मी कंपोस्ट है या दूसरा कोई खाद है, वो उसमें क्या है और आपकी मिट्टी में क्या ज़रूरत है, उन सब चीज़ को समझ के
अगर करें तो मैं समझता हूँ कि आपको उत्पादन हाइब्रिड से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही मिलेगा। मेरा ऐसा अनुभव है। धन्यवाद। जी। संभवतः आदरणीय मेरा सर के प्रश्न का उत्तर मिला हो और अगर पुनः भी हैंड रेज़ कर सकते हैं, यानी प्रति क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस दौरान, जबकि हमारे पास समय भी है। और इसी क्रम में आदरणीय अशोक पटेल जी, जो कि बहुत अच्छा कृषि व्यवहार कर रहे हैं, उनका प्रश्न। जी। जी ओम। सदन को सादर नमन। मुख्य अतिथि जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो टीएल आपने बोला कि ये टीएल का जो बीज है उसकी टेस्टिंग आप कहीं करवाते हो क्या, उसका सर्टिफिकेट लेते हो क्या? बीज उत्पादन करने के बाद पैकिंग करने के पहले उसकी टेस्टिंग हमारे खुद के द्वारा ही की जाती है। उसमें बीज की क्वालिटी के लिए 3-4 तरीके के टेस्ट होते हैं। उसका कुछ पैरामीटर होता है, जिसमें सबसे पहले उसके अंदर मॉइस्चर कितना है, आर्द्रता कितनी है, वो देखी जाती है। और उसका एक रेंज होता है कि 8% के आसपास होना चाहिए पैकिंग करने के समय। 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 के आसपास होना चाहिए। कम से कम 6 के ऊपर होना चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा है तो 10 के अंदर होना चाहिए, लेकिन 8 +-2 होता है। हम आइडियल 8 को मान के चलते हैं, जो कि सभी प्रकार के फसलों के लिए सामान्य है। अलग-अलग फसलों के लिए आर्द्रता बीज में अलग-अलग होती है, किसी में थोड़ी-सी ज़्यादा रखना चाहिए और किसी में थोड़ा कम रखना चाहिए। हम उसके विस्तार में नहीं जाते हैं। उसके बाद आता है कि जो फिज़िकल प्योरिटी है, मतलब अगर हम बीज को लेते हैं, तो उसमें आप पैकेट के पीछे देखेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम लिखा रहता है कि मिनिमम फिज़िकल प्योरिटी जो है, वो कितना है, उसमें वीट सीड कितना है, उसमें अन्य जब प्रजाति के बीज कितने हैं, इस तरीके से पीछे लिखा रहता है, जिसमें किसी में लिखा रहता है मिनिमम 2% या मैक्सिमम 2%, इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें कुल मिला के 7 पॉइंट होते हैं, तो उसको हम टेस्ट करते हैं और उसके अनुसार उसकी क्लीनिंग की जाती है कि हमको जो वैरायटी है, उस वैरायटी के बीज हमको कम से कम 99% से 100% मिले। मिनिमम 98% प्योरिटी होना चाहिए, तो हम उसको 98 से ऊपर जो है 99-100% करते हैं और वो संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है, बहुत पूरी तरीके से संभव है। सभी कंपनियाँ करती हैं, मतलब ये। इसके अलावा जो जर्मिनेशन है, वो भी हम खुद टेस्ट करते हैं। किसी लैब से अगर हम आपका सवाल ये है कि हम किसी लैब से टेस्ट कराते हैं कि नहीं। सरकारी लैब से अगर हम टेस्ट कराएं और हम उसका रिपोर्ट आपके सामने रखें और मान लीजिए कि आपके खेत में जब आप उस बीज को व्यवहार कर रहे हैं और आपको जर्मिनेशन की समस्या आई किसी भी कारण से, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन समस्या आई और आपने इस बात को उठाया कि भाई हमारे आपके बीज में हमारा जर्मिनेशन की समस्या है और हमने वो सैंपल वो टेस्ट का रिपोर्ट आपके सामने रख दिया। वो रिपोर्ट मान्य नहीं होगा कहीं पर भी। ये उस रिपोर्ट के अंदर, सरकारी लैब का जो रिपोर्ट होता है, उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि ये केवल के व्यवहार के लिए है। ये किसी जगह पर किसी लीगल उसमें ये मान्य नहीं होगा। तो हम खुद अपना टेस्ट करते हैं और जो सभी चीज़ें होती हैं, वो टेस्ट हम खुद करते हैं। सीड की फसल के अनुसार स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको हम चेक करते हैं और चेक करके उसके अनुसार ही हम उसको पैक करते हैं। पैक करने के पहले वो सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें अगर हम बीज के आकार की बात करें, उसके वज़न की बात करें, उसके ऊपर एक होता है कि अगर हम वेट टू वॉल्यूम रेशियो एक होता है कि अगर हम एक कोई पात्र ले रहे हैं जिसमें 100 सीसी बीज है, 100 सीसी बीज मान लीजिए, या 1 लीटर बीज है, उदाहरण के तौर पे समझने के लिए 1 लीटर बीज का वजन कितना होगा। अब 1 लीटर बीज का वजन मान लीजिए उस फसल के लिए 1 किलोग्राम होना चाहिए। 100 सीसी का मतलब हो गया 1000 सीसी, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि आयतन का इकाई है, और किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम है, जो कि वजन की इकाई है।
तो इस तरीके से हर फसल के लिए एक अनुपात दिया हुआ रहता है कि इतना आयतन में इतना वजन होना चाहिए, तो वो हम चेक करते हैं। इसके अलावा होता है कि 1000 बीज का एक वजन होता है फसल के अनुसार, कि 1000 बीज है तो इतना ग्राम उसका वजन होना चाहिए। इसके अलावा इसके विपरीत और एक होता है कि 1 ग्राम में इतनी संख्या होनी चाहिए बीज की। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और उसके बाद ही हम देखते हैं कि भई ये वैरायटी जो हमने खेत में किसान के खेत में प्रोड्यूस किया है, वो ट्रू टू द टाइप है वैरायटी जो है, क्योंकि ये सब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बीज का अगर साइज़ छोटा हो रहा है या वज़न कम हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड के ऊपर आते हैं। तो ये सारा टेस्टिंग हम अपने यहाँ पे करते हैं और उसकी, जैसे हमने ट्रुथफुल के बारे में बताया कि उसका जो ज़िम्मेदारी है, जब हम ट्रुथफुल लिखते हैं तो हमारे ऊपर ही रहता है। जब सर्टिफिकेशन में अगर हम जाते हैं, जो कि सरकारी तंत्र है, तो उसमें खेत के अंदर बीज उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उसमें जो नियम है, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करते हैं। इंस्पेक्टर जो है खेत में जाके 3 बार 3 विशिष्ट अवस्थाओं में चेक करते हैं और ये जो जर्मिनेशन वगैरह है और जो मैंने बताया लैब में जो टेस्टिंग होती है, वो सर्टिफिकेशन के अंतर्गत वो नहीं चेक किया जाता है। तो इसलिए ट्रुथफुल में गारंटी ज़्यादा होती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसीलिए सारी कंपनियाँ दुनिया भर में बीज आप पूरा जैविक का ही कर रहे हैं, मतलब हाँ, जैविक ही जैविक बीज देते हो, दूसरा भी देते हो? नहीं, जैविक ही हमारा कंपनी का नाम ही हमने रखा है कि वपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑर्गेनिक जो है वो जैविक ही है। हमने इसीलिए नाम में ही ये निहित कर दिया है कि हम जैविक तरीके से ही बीजों का उत्पादन करके अच्छा, जैविक इसमें बीज दे रहे हैं। देसी बीज मिलते हैं कि हाइब्रिड मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? या कोई संस्था है, जैसे कोई रिसर्च सेंटर है, उसमें वो जैविक उत्पादन करते हैं, मतलब न्यूक्लियर सीड या ब्रीडर सीड वो लेते हो आप, के देसी बीज का संकलन करते हो? मैंने शुरू में ही बताया कि हाइब्रिड पे तो हम काम कर ही नहीं रहे हैं और हाइब्रिड की तरफ हम देख भी नहीं रहे हैं। दूसरा हमने बताया कि जो बीज हम लेते हैं वो ब्रीडर सीड जो हम लेते हैं, न्यूक्लियर सीड तो न्यूक्लियर सीड देने के लिए नहीं होता है, न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बनाया जाता है। तो न्यूक्लियर सीड जो है वो ब्रीडर के पास ही रहता है, ब्रीडर से आगे नहीं जाता है न्यूक्लियर सीड। ब्रीडर सीड जो है वो उपलब्ध होता है बीज उत्पादन के लिए। तो वो हम कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान जो है उनसे हम लेते हैं, वो भी जो कि नोटिफाइड वैरायटीज हैं, जो नोटिफिकेशन हो चुका है, रिलीज हो चुका है भारत सरकार के द्वारा, वही उपलब्ध होता है। जो नोटिफाई नहीं हुआ है उसके लिए अगर मान लीजिए कोई वैरायटी है जो ब्रीडर ने पूरी तरीके से डेवलप कर दिया है और नोटिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन भी कर दिया है, परंतु वो नोटिफिकेशन में आया नहीं है, गजट में नहीं आया है, तो उसके बीज हमको नहीं मिल सकते हैं और वो हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो नोटिफाइड वैरायटी जो है इसके वही बाद हम लेके करते हैं। इसके बाद फिर इनको आप फाउंडेशन और ये बनाते हो, फाउंडेशन करके किसानों को देते हो? ब्रीडर का फाउंडेशन बनता है, वो भी किसानों के पास ही बनता है, क्योंकि बीज तो किसानों के खेत में ही बनेगा। और फिर फाउंडेशन से जो अगला स्टेज होता है वो सर्टिफाइड सीड होता है या ट्रुथफुल होता है, तो जो ये कि प्रक्रिया पूरी बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा संचालित होती है? हाँ, पूरा वाक्य सुनिए। ब्रीडर से फाउंडेशन बनता है, वो भी किसानों के यहाँ पे ही बनता है, और फिर फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनता है या ट्रुथफुल बनता है, जो कि किसानों के लिए उपलब्ध होता है, बिक्री के लिए उपलब्ध होता है, जो आप फसल उगाने के लिए वो बीज इस्तेमाल करते हैं। आपका सवाल ये है कि इनका संस्थान से, हाँ, ब्रीडर से लेने के बाद जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो वो फाउंडेशन का सर्टिफिकेशन भी संस्थान से किया जाता है, और फाउंडेशन के बाद जब हम ट्रुथफुल बनाते हैं तो उसका संस्थान से नहीं जरूरत होती है, लेकिन ब्रीडर से फाउंडेशन जो बनाते हैं उसका संस्थान से करना जरूरी होता है। लेकिन पहले हम बीज को बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन से सर्टिफिकेशन में जाते हैं, और फाउंडेशन से फाउंडेशन भी बनता है, सर्टिफाइड से सर्टिफाइड भी बनता है, ब्रीडर से ब्रीडर भी बनता है। तो हमारे पास एक उसका एक वॉल्यूम क्रिएट होना जरूरी रहता है। तो शुरू में हम इसको मल्टीप्लिकेशन को अपने लेवल पे ही करते हैं, उसके बाद हम संस्थान के पास जाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन का जो
नियम है उसको पूरा करने के लिए फिर फाउंडेशन से जो ट्रूथफुल है वो हम आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। कौन कौन से बीज सर आपके पास है? कौन कौन से बीज है? सब्जियों सब्जियों के में हैं है कि करीब इनके दूसरे बीज? केवल सब्जियों के ही हैं और उसका जो लिस्ट है अभी जो उपलब्ध है इस समय उसका लिस्ट हमने दिनेश जी के पास उपलब्ध कराया हुआ है। हम ग्रुप में भी हमने डाला हुआ है पिछले सप्ताह में। आज की चर्चा के बाद हम फिर से डाल देंगे और हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके और डिटेल में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और वेबसाइट के द्वारा ही आप हमारे से बीज खरीद सकते हैं। उसी में ऑर्डर करके पेमेंट करके और खरीद सकते हैं और हम आपको आप घर पहुँच होता है। हम कुरियर से या पोस्ट के द्वारा कितने दिन में पहुंच जाता है सर? अब आपने जैसे आज अगर ऑर्डर किया तो हम अगले 3-4 दिन के अंदर उसकी पैकिंग करके हम डिस्पैच कर देते हैं और फिर कुरियर या पोस्ट से करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको आप आज आपने ऑर्डर किया तो हफ्ते 7 से 10 दिन में आपके पते पर ये पहुंच जाता है। तो ये जो पैकेट है, पैकेट कितने कितने ग्राम के हैं आपके? अलग-अलग हैं, कुछ 10 ग्राम के हैं, कुछ 25 ग्राम के हैं, कुछ 50 ग्राम के हैं, कुछ 250 ग्राम के हैं। जिस प्रकार का फसल है उसके अनुसार उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि जैसे धनिया है, मेथी है वगैरह है वो 250 ग्राम के हैं। जैसे लौकी है ये है, कद्दू है या इस प्रकार के जो हैं वो 50 ग्राम के हैं। टमाटर है, मिर्ची है, इस तरीके के जो है गोभी है, ये 10 ग्राम के हैं। कुछ हैं जो 25 ग्राम के भी है जो कुछ है जैसे गाजर के है। काला गाजर जो है वो 25 ग्राम का है, जो साधारण दूसरे गाजर है वो 50 ग्राम के। इस प्रकार है वो सारा लिस्ट हम डाल देंगे। अभी दिनेश जी ने उसमें डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है वेबसाइट का। उसमें अगर जाएँगे तो उसमें सारी डिटेल जो है आपको मिल जाती है और जो लिस्ट है वो भी डाल देंगे। लगभग ये 50 ग्राम का ककड़ी का बीज है, उसकी लगभग एक मोटा अंदाज से कीमत कितनी है? वो लिस्ट में आप देख लीजिएगा, वो सारा कुछ है उसके अंदर। आप सारा एक बार में ही देख सकेंगे कि अलग-अलग दाम है और हाइब्रिड से कम है, निश्चित रूप से हाइब्रिड से काफ़ी कम है और अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो मेरा यही सलाह है कि आप जैविक खेती के लिए हाइब्रिड का बीजों के बजाय अगर ये खुले परागित बीज जो हैं जैविक तरीके से तैयार किए हुए उनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर फसल मिलना निश्चित है। इनका सर प्रोग्राम अपन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि नहीं? इनका प्रोग्राम आपसे लेके बिल्कुल इसके ऊपर जो पहले जो चर्चा हुई थी 4 दिन का हमारा एक कार्यक्रम था चर्चा सत्र में। 4 दिन में हमने जैविक बीजों के ऊपर विस्तार में चर्चा किया था और उस समय हमारा 3 अनुरोध था कि ये सदन में, योगार के सदन में। एक है कि हम जो बीज तैयार कर रहे हैं वो आपके लिए तैयार कर रहे हैं तो आप हमारे लिए हमारे बीज के क्रेता हैं, हमारे बीज के और दूसरा है उत्पादन के लिए आप उत्पादक के रूप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीसरा है कि अगर आप अपने क्षेत्र में उसका डीलरशिप लेना चाहते हैं क्योंकि हम जैविक बीज में जो साधारण बीज का जो मार्केट है, जो डीलर नेटवर्क है, हम उनके द्वारा नहीं जाना चाहते, ना जा रहे हैं, हम उनके पास नहीं जा रहे हैं। जबकि उनके द्वारा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम जब मार्केट में जाएँगे और हाइब्रिड और जैविक और सब एक साथ जब खिचड़ी बनेगी, तो उसमें हमको कैसे कुचल दिया अस्तबा तिवारी जी म्यूट कर लें तिवारी जी प्लीज, सब लोग म्यूट कर लें ताकि साफ आवाज आए। तो हमारे साथ कृषक बंधु 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। एक तो क्रेता के रूप में, विक्रेता के रूप में और उत्पादक के रूप में। जी, क्रेता, विक्रेता और उत्पादक किसान ही है और बीज है जैविक देसी बीज, जैविक बीज। ये महत्वपूर्ण है कि हाइब्रिड को टच नहीं किया गया, हाइब्रिड की ओर नहीं गई है
युगहार के सदस्यों की ये कंपनी और ये आह्वान भी जो आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने कहा है, वो आपके मध्य आया है कि आप इसको उगाने, बाज़ार तक पहुँचाने और इसको बढ़ाने का कार्य आप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य कर सकते हैं। ये आह्वान भी आप सभी के मध्य रखा गया है। इसी क्रम में आदरणीय अभय भान चतुर्वेदी जी, सर एक आपका प्रश्न और है, एक जी, प्रश्न जी। और है कि हाइब्रिड और देसी इनमें मतलब क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या है कि क्यों देसी बीज पे ही जाना चाहिए, हाइब्रिड को छोड़ना चाहिए? ये थोड़ा बताओ, क्योंकि हाइब्रिड तो ज्यादा पैदा होता है, देसी कम पैदा होता है, इसका कारण थोड़ा बताइए। देखिए, हाइब्रिड जो टर्म है वो तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन देसी जो टर्म बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है वो बीज के लिए वो टर्म अपनी जगह पे सही नहीं है। वो खुला परागित बीज और खुला परागित मतलब ओपन पॉलिनेटेड और हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड बीज का उत्पादन करने के लिए जो ब्रीडर है वो 2 लाइन तैयार करती है। एक मेल लाइन होता है, पुरुष अभयवान जी ध्यान करें, आप म्यूट करें, म्यूट करें अभयवान जी। आटा मेरे आटा में रखिए, घर में क्या ताला पीसा हुआ है, आटा रखिए पास में। हाँ, बेसन में ताला पीसा हुआ नहीं, बेसन तो म्यूट कर नहीं आज। जी, अभय भान जी तक अगर आवाज़ पहुँच रही है तो आपकी हरेंद्र आवाज़ कुमार, हरेंद्र कुमार, जी सर, अभयवान जी बोल रहे हैं। हरेंद्र कुमार जी म्यूट कर लें। छोटी बड़ी जगह है। सभी लोग म्यूट कर लें तो सभी को सुनाई देगा। अभय जी आप भी म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हाइब्रिड बीज होता है पवन सर जी म्यूट कर दे। उसके लिए ब्रीडर जो है वो बीज उत्पादन के लिए 2 लाइन तैयार करता है, एक मेल लाइन होता है, एक फीमेल लाइन होता है। जो जैसे कल के सदन में सुभद्रा जी थी, वो हाइब्रिड बीज उत्पादन किसी कंपनी के लिए करती हैं, तो उनको पता है, या बाकी कृषक बंधुओं ने जिन्होंने किया है किसी कंपनी के लिए उनको पता है कि कंपनी 2 लाइन देती है, एक मेल लाइन होता है, एक फीमेल लाइन होता है, और उन लाइन को उगाने का तरीका उसके पीछे जो है वो अलग-अलग होता है। कब कौन सा बुआई करना है, कितने दिन पहले करना है, किस अवस्था में करना है, उसकी संख्या कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, वगैरह-वगैरह कई सारी बातें होती हैं। वो अलग-अलग फसलों के अनुसार अलग-अलग होती है। तो ये जो 2 लाइन तैयार होता है, इन 2 लाइनों में क्रॉसिंग कराया जाता है या हाथ से कराया जाता है, या इस तरीके से उसकी बुआई की जाती है, उगाया जाता है कि वो प्राकृतिक रूप से उनके अंदर क्रॉसिंग होती है। और उसके लिए दूरी इस तरीके से रखी जाती है कि किसी उसी फसल के किसी तीसरे प्रजाति का उसमें परागण की संभावना बिल्कुल शून्य हो, ये पहले निश्चित किया जाता है। तो हाइब्रिड में मेल और फीमेल के बीच में परागण करके जो बीज तैयार होता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है जब 2 चीजों का 2 अलग-अलग तरीके की चीजों का मिक्सचर हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आजकल आप देखते होंगे किसी कुछ गाड़ियों में लिखा रहता है हाइब्रिड, जीप वगैरह है जैसे इसमें लिखा रहता है हाइब्रिड। तो उसका मतलब ये है कि उसमें बैटरी की व्यवस्था भी है और पेट्रोल की व्यवस्था भी है, या फिर सीएनजी और पेट्रोल से दोनों से चल रहा है, तो वो उस कार को हाइब्रिड कार कहा जाता है। तो हाइब्रिड का मतलब 2 अलग-अलग प्रकार के जो है एक साथ जब आ रहे हैं और एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब हाइब्रिड होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि मेल और फीमेल लाइन में क्रॉसिंग करा के जो बीज तैयार होता है वो हाइब्रिड तैयार होता है। और आप देखते होंगे पैकेट में लिखा रहता है, हर समय लिखा रहेगा कि F1 हाइब्रिड। अगर F1 नहीं लिखा हुआ है, केवल हाइब्रिड लिखा हुआ है, तो कहीं पे कुछ शंका है, कुछ समस्या है। हाइब्रिड लिखने के लिए लिखा गया, अंदर से वो हाइब्रिड
की प्रक्रिया उसमें नहीं है। लेकिन F1 अगर लिखा हुआ है तो जो मेल और फीमेल की क्रॉसिंग के बाद जो तैयार होता है वो F1 होता है। उससे उस बीज को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फसल आपको जो मिलता है उसमें वो सारे गुण, उसमें वो उत्पादकता और सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन उस फसल की बीज निकाल के जब आप दोबारा अगली फसल उगाने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्कुल निराश हो जाते हैं। तो ये है। अब मेल और फीमेल में क्या करता है ब्रीडर, जो गुण आपको चाहिए, जो अच्छे गुण हैं उनके अनुसार, जिसमें उत्पादकता है, जिसमें प्रतिरोधकता है किसी बीमारी के प्रति, जो मुख्य बीमारी की समस्या अगर है उस फसल में, या कोई कीट है, या कोई और मौसम की बात है, इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको ब्रीडर जो है बहुत अलग अलग वैरायटीज में से, अलग अलग प्रजातियों में से जो नेटिव वैरायटीज होती है, जो स्थानिक वैरायटीज होती हैं, उनमें से इकट्ठा करके वो अंत में ये दो में लाके इकट्ठा करते हैं, मेल में और फीमेल में। उसका भी एक नियम होता है, प्रकृति के नियम के अनुसार कुछ कैरेक्टर मेल में आते हैं, कुछ कैरेक्टर फीमेल में आते हैं, और उनकी जब क्रॉसिंग होती है तो वो दोनों कैरेक्टर जो है आपके जो हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड प्रजाति जो है, उसके अंदर वो फसल में दिखता है। पहली फसल में जो F1 होता है उसमें दिखता है। उसके विपरीत जो ओपन पॉलिनेटेड है या जो खुले परागित बीज होते हैं, उसमें ये प्रक्रिया नहीं होती है। बीज से बीज बनाया जाता है, उसमें मेल और फीमेल लाइन जैसा कुछ नहीं होता है, और उसका जो परागण होता है वो खुले तौर पर होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। हाइब्रिड में भी बहुत सारे फसलों में प्राकृतिक रूप से ही परागण कराया जाता है, और काफी सारे फसल ऐसे होते हैं जिसमें कृत्रिम रूप से परागण कराया जाता है। मेल से परागकण लिए जाते हैं, और जो फीमेल लाइन होती है उसके जो फूल होते हैं उसमें परागण की प्रक्रिया लेबर करता है। इस तरीके से जैसे मिर्ची है या जैसे लौकी, इस तरीके के जो फसल होते हैं उसमें, टमाटर में भी कृत्रिम रूप से हाथ से कराया जाता है। तो ये एक बहुत ही मेहनती काम होता है, और इसमें लेबर लगता है, और वो लेबर जो है वो ट्रेंड होता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही महंगा पर्याय है, जिसलिए हाइब्रिड बीज महंगा भी होता है। जो खुले परागित बीज होते हैं उसमें वैरायटी की प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी जो है वो मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसमें परागण की प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे मैंने बताया। और उस बीज से आप अपना बीज बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसान अपना बीज बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे बीज बना रहे हैं अगली फसल के लिए तो उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम को समझना और उस नियम के अनुसार बीज बना के रखना उचित होता है। अगर आप उस नियम के बारे में नहीं पता है और आपने बीज बनाया रखा, तो ऐसा हो सकता है कि अगली फसल में आपको कुछ समस्या दिखे, कुछ कमियां दिखे। उसके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं। बीज उत्पादन जिनको करना है, उसके लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें हम इसको कर सकते हैं, बताएंगे। जी, निश्चित ही सर, क्योंकि इन बारीकियों पर जबकि तकनीकी का प्रयोग होता है और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसमें एक सत्र अलग से लिया जाएगा। उसमें पर्याप्त समय भी रहेगा, और 1 या 2 सत्र जो भी होंगे। और ये बात महत्वपूर्ण है कि बीज से बीज बने, और तो किसान भी खुश रहेगा, और शायद ये धरती भी खुश रहेगी इस लिहाज से, क्योंकि इस उत्पादन की प्रक्रिया में फिर हमें बाज़ार की तरफ नहीं देखना पड़ता, और ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो बीज हमने बोया, उसको सतत आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न रखा आदरणीय अशोक पटेल जी ने, और उसका उत्तर दिया आपने। और इस क्रम में अभय भान चतुर्वेदी जी, आपका प्रश्न है, कृपया। जी सर, सदन को नमन। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप के अलावा अन्य सीड प्रोडक्शन जैसे मुझे करना है, तो क्या जैविक संस्था कोई ऐसी है जो नोटिफिकेशन दे सके सीड सर्टिफिकेशन?
आपका प्रश्न मैं नहीं समझ पाया, मैं नोटिफिकेशन ये के साथ बात आप कर रहे हैं। अभी वेजिटेबल क्रॉप का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हमें अन्य क्रॉप का करना है तो जैविक जैविक कोई संस्था ऐसी है जो जैविक का सर्टिफिकेट दे सके ये सीड प्रोडक्शन के लिए? देखिए, सर्टिफिकेशन जो है, अगर बीज की बात करें तो दो तरीके, बीज का सर्टिफिकेशन जो है वो तो बीज की जो संस्था, ये सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होती है प्रत्येक प्रदेश में, प्रादेशिक सरकार की होती है, वो बीज का सर्टिफिकेशन तो वो करती है। और जी। जैविक सर्टिफिकेशन जो है वो आप जैसे जानते हैं, अगर आप उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड सरकार का अपनी संस्था है। मैं यूपी से हूँ तो यूपी का सही है, जहाँ तक हमारा नोएडा पड़ेगा, नोएडा में सर्टिफिकेशन जैविक का मिल जाएगा। बता रहा हूँ। दूसरा जो जैविक सर्टिफिकेशन है वो बीज के सर्टिफिकेशन से बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। एक है बीज जो उत्पादन कर रहे हैं उसके नियम के अनुसार सर्टिफिकेशन, जो बीज का सर्टिफिकेशन हुआ। और जी। जैविक सर्टिफिकेशन जो है, जो आपकी कृषि पद्धति है, आपकी जैविक कृषि पद्धति के ऊपर सर्टिफिकेशन, जो कि जैविक सर्टिफिकेशन है। उसमें दो है, एक है जो आपने जैसे नोएडा की बात की, गाजियाबाद में नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर है, वहाँ उसके तत्वाधान से होता है, जो कि पीजीएस होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो होता है, जिसमें किसान के द्वारा ही प्रमाणीकरण किया जाता है, पीजीएस। दूसरा होता है एनपीओपी, जो पेडा के अंतर्गत आता है, और उसमें कई सारी एजेंसियां हैं पूरे भारतवर्ष में जिनके द्वारा ये किया जाता है। तो आपको कौन सा कराना है, थर्ड पार्टी कहा जाता है उसको, जो पेडा से होता है वो थर्ड पार्टी होता है, मतलब जो एजेंसियां करती हैं। और पीजीएस जो है वो सरकारी जो कृषि विभाग है उनके द्वारा होता है। बेसिकली वो सरकारी तंत्र है, और एक जो है वो प्राइवेट सिस्टम है। जो पीजीएस है वो सरकारी तंत्र है। नियम दोनों के काफी सिमिलर हैं। पीजीएस में कुछ थोड़ा सा राहत है किसानों के लिए, लेकिन जो ज्यादा मान्यता जिसकी है वो थर्ड पार्टी की है। अब आपके जो जैविक सर्टिफिकेशन कराना है, वो आप जिनको अपना उत्पादन बेच रहे हैं, वो उनके डिमांड के अनुसार आपको करना है। अगर वो आपसे सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई आपका सर्टिफाइड है, तभी हम इसको मानेंगे कि जैविक है, और हम तभी जैविक के हिसाब से उसका दाम देंगे, तब आपको सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। और वो किस तरीके का सर्टिफिकेट चाहते हैं उस अनुसार आप सर्टिफिकेशन कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उनको पीजीएस मान्य है तो आप पीजीएस कराइए, क्योंकि वो काफी सस्ता होता है। और नियम, बेसिक नियम जो है दोनों में एक समान ही है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में ये नियम चलते हैं। ये भारत का नियम नहीं है कि पीजीएस में जो नियम है वो केवल भारत ने बनाया है, ये इंटरनेशनल है। पीजीएस जो है सिस्टम वो भी इंटरनेशनल है। तो ये है जैविक प्रमाणीकरण का। दिनेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये विशेष के रूप में अलग अलग सत्र में इसकी चर्चा बहुत विस्तार में की जा सकती है। जैसे जैविक प्रमाणीकरण है, बीज का प्रमाणीकरण है, वगैरह वगैरह, अलग अलग सत्र इसके ऊपर रखा जा सकता है। और जो शंका है वो बिल्कुल पूरी तरीके से उसका निराकरण किया जा सकता है। हमने अभी संक्षेप में बताने का कोशिश किया है जी, कि निश्चित ही सर, जो प्रश्न उभर रहे हैं, उसके लिए एक अलग सत्र पूर्ण तरह से आगे बढ़ाया जाए, ऐसा अनुरोध भी आ रहा है, और प्रश्नों के माध्यम से ये भी इंगित हो रहा है। और मैं इस क्रम में जबकि इस मंच पर गुजरात से भारत भाई पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारी जो कल की मुख्य अतिथि थी सुभद्रा चौहान जी, वो भी अभी-अभी दिख रही थी हमें। और इसी क्रम में जबकि हम बीजों पे वार्तालाप कर रहे हैं, और बीजों पे वार्तालाप कि इस क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड पुनः रेज़ है, और तत्पश्चात हम आदरणीय बने सिंह आर्य जी के पास भी आएँगे,
और जी ओम सर। सर जैसे कि अलग अलग जलवायु क्षेत्र में अलग अलग बीज का होता है, तो हमारे मध्य प्रांत के लिए, जैसे मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो इस क्षेत्र के लिए कोई विशेष बीज है या पूरे भारत के लिए ही बीज होते हैं? जी ओम। धन्यवाद। कैसा है कि जो वैरायटीज होती है, जो नोटिफाइड वैरायटीज होती हैं, जो संस्था उसको डेवलप कर रही है, जो ब्रीडर उसको डेवलप कर रहे हैं, उनका उद्देश्य के अनुसार वो तैयार करते हैं कि ये कहाँ के लिए होगा, और नोटिफिकेशन का जो गैजेट होता है उसमें वो बिल्कुल साफ सुथरा लिखा रहता है कि ये इन इन क्षेत्रों के लिए या इन इन प्रदेशों के लिए ये बीज रिलीज किया जा रहा है, और वहाँ के लिए ही होता है। लेकिन सब्जियों के अगर हम बात करें तो उसमें जो उसका जो दायरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ प्रदेश तो कम से कम होते ही हैं, और क्योंकि आप मध्य भारत में हैं तो आप सबके बीच में हैं और आपकी पहुंच सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर वैरायटी जो हैं उसमें एमपी तो मेंशन किया हुआ रहता ही है, क्योंकि बिल्कुल आप बीच में हैं तो सभी के साथ चलने वाले हैं। दूसरा ये है कि हम जो वैरायटीज सिलेक्ट कर रहे हैं नोटिफिकेशन में से, वो हम इसी तरीके से कर रहे हैं जिसका दायरा सबसे ज्यादा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो। वो बीज उत्पादन के लिए बेशक कुछ आबोहवा की जरूरत होती है, जो कहीं पे भी हम कर सकें ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ फसलों में, और कुछ फसलों में कहीं पे भी किया जा सकता है। लेकिन उसका उत्पादन जो है वो ज्यादातर जगह किया जाता है, उसके अनुसार ही हम वो वैरायटीज लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे वेबसाइट में जाएंगे, किसी फसल में वैरायटी में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये कहाँ के लिए नोटिफाइड है और कहाँ इसको आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो प्रदेश आप नर्मदापुरम में और उसमें महाराष्ट्र लिखा हुआ है, राउरी से रिलीज हुआ है, तो वो नर्मदापुरम के लिए नहीं होगा। एमपी का बॉर्डर जो है वो आप बुरहानपुर में पहुंच गए तो भुसावल से बुरहानपुर में गए तो एमपी में आ गए, तो रावेर में बॉर्डर खत्म होता है महाराष्ट्र का, तो रावेर के आगे वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो प्राकृतिक रूप से होता है। तो प्रकृति का जो बॉर्डर है और जो हमारा जो राजनीतिक बॉर्डर है उसका वो अलग होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि जो वैरायटीज हैं रिलीज करते समय नियम के अनुसार उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि वैरायटी रिलीज करने के पहले, नोटिफिकेशन में लाने के पहले उसको ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में दिया जाता है। जो सरकारी तंत्र से जो वैरायटी बनती है और रिलीज होती है, ब्रीडर को ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में दिया जाता है। भारत सरकार के आईसीआर के अंतर्गत प्रत्येक फसल के लिए या प्रत्येक फसल समूह के लिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम चलता है, जिसमें वो फसल के अनुसार और जो ब्रीडर ने जो उसके जो डिटेल्स दिए हैं उसके अनुसार उसको पूरे भारत में अलग अलग आबोहवा में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समस्याओं के अनुसार उसका ट्रायल किया जाता है। और वो ट्रायल जो है वो 3 फसलों में किया जाता है। वो 3 फसल 3 वर्षों में भी हो सकते हैं, 3 फसल एक ही वर्षों में हो सकते हैं, जैसा ब्रीडर ने बताया हुआ है उसके अनुसार। और उसके बाद जो उसका रिपोर्ट आता है उसके अनुसार वो डिसाइड होता है कि ये वैरायटी कहाँ के लिए ये है उपयुक्त है और कहाँ के लिए अनुपयुक्त है, और उसी के अनुसार उसमें नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि इन रीजन के लिए, एग्रो क्लाइमेट के लिए। तो एग्रो क्लाइमेट अगर लिखें तो वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, जिसलिए वो प्रदेशों का नाम लिखते हैं। लेकिन हमारे जो वैरायटीज हैं उसमें मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप जहाँ पर भी हैं, जो आपकी नॉर्मल जो फसल का जो ऋतु है उस समय आप इसको करें, और देखें कि उसमें अगर
कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कुछ कमी है, कुछ समस्या है, वो आप हमारे साथ सीधे चर्चा करके समझ सकते हैं कि क्या है। वो आबोहवा का भी हो सकता है या कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। तो ये तो विषय समझने का है और थोड़ा आपके लेवल पे भी इस चीज़ को ट्रायल करने की ज़रूरत है। देखिए अभी जैसे उदाहरण के लिए हम अगर कहें कि आजकल जो न्यूज़ में आ रहा है वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत, कोई भी नई ट्रेन चलती है तो जहाँ से जहाँ चलाई जाती है उस स्थान से उस स्थान के लिए जहाँ-जहाँ पे उसका स्टॉपेज होना है उसका पहले ट्रायल किया जाता है। वंदे भारत जब आया है, अभी नया भी आया है, तो उसके स्पीड का ट्रायल पहले अलग-अलग जगह पे कर रहे हैं, स्पीड के लिए। फिर जिस क्षेत्र में, जिस सेक्शन में चलाया जाएगा, उन स्टेशनों के बीच में उसका ट्रायल होता है कि भई इतने समय में होना है, इतने स्पीड में जाना है, इन स्टेशनों में रुकना है, तो वो समय सारणी में जो समय देना है, उसका ट्रायल करके प्रैक्टिकली करके देखा जाता है। तो अगर वंदे भारत को ट्रायल के बिना नहीं चला पा रहे, तो ये तो कृषि है जो प्रकृति पर निर्भर है। तो इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी नया काम कर रहे हैं तो उसको पहले ट्रायल के तौर पे तो करना ज़रूरी है। जी, जी आदरणीय। निश्चित ही क्योंकि हमारी भौगोलिक सीमाएँ अलग हैं और राजनीतिक सीमाएँ अलग हैं। ये बात निश्चित है कि प्रकृति की जो सीमाएँ हैं और प्रकृति की जो पटरी है, उस पे खड़ा होना ज़्यादा आवश्यक है और इसी क्रम में हमारे किसान बंधु कार्य भी करेंगे आगे। इसी क्रम में कल जब हम द्वितीय सत्र में थे तो एक दुखद सूचना इस मंच पर पहुँची और वो थी कि जो हमारे आदरणीय सदस्य हैं बने सिंह आर्य जी, उनके पिताश्री का स्वर्गवास हुआ है। कल हमने इस परिप्रेक्ष्य में सदन ने अम, दिवंगत आत्मा को के लिए मौन धारण किया और तत्पश्चात सत्र संपन्न हुआ था और अ, आज आदरणीय बने सिंह आर्य जी का हैंड रेज़ है और मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप अपना प्रश्न रखिएगा। ओम सदन के सभी मानवों को मेरा प्रणाम। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि है उनसे मेरा सवाल है कि सब्जियों के सभी प्रकार की सब्जियों के बीज एवं बागवानी के बीज की हम जो सफाई करते हैं उसमें जो कचरा रहता है उसकी सफाई करते हैं तो हम मुंह से उनके बीजों में फूंक मार करके वो कचरा जो साफ करते हैं तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और उसका शेड्यूल भी बदल जाता है। ऐसा हमने तो प्रैक्टिकल किया है। हमारे दादाजी और दादी जी के समय से इस विषय का ज्ञात मुझे भी है थोड़ा बहुत। तो क्या ये बात सही है? ऐसा ट्रायल आप लोगों ने किया है या नहीं किया है? ऐसा जानना चाह रहे हैं। बने सिंह जी प्रणाम। आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा-सा मुझे विस्तार में समझना ज़रूरी है। बीज को जब सफाई किया जाता है तो वो मशीन में किया जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं। लेकिन मुँह से फूँकने का मुझे समझ में नहीं आया कि आपका प्रश्न से तात्पर्य क्या है? जैसे कि अपन अपने खेतियों में बेल वर्गीय जो फसलें के बीज लगाते हैं तो किसान के पास छोटे-छोटे मात्रा में बीज होता है। तो घर के सदस्य या महिला क्या करती है उसको फूँक मार करके उसका कचरा साफ कर देती है। तो उसमें रोग ज़्यादा आना, अफलन की शिकायत रहना, ये प्रैक्टिकल ट्रायल ऐसा रहता है। हाँ, समझ गया मैं। एक्चुअली बीज जो है उसको उस तरीके से नहीं उसके अगर कम मात्रा में है जो मतलब रिसर्च सेंटर में भी जो ब्रीडर जो न्यूक्लियर सीड बनाता है उसके बाद जो प्रथम जो ब्रीडर सीड बनता है उसकी मात्रा भी कम रहती है। कुछ ग्राम में रहता है या कुछ किलो में रहता है, 1-2 किलो रहता है या कुछ रहते हैं जो कुछ ग्राम रहते हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम इस तरीके से। उसकी सफाई के लिए जो चालन होता है उससे किया जाता है और जो सूप होता है सुपड़ी जिसको हिंदी में जी आपकी तो हम आवाज़ नहीं फूकते पहुँच हैं। पा रही आदरणीय। जी। जब हम फूकते हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं जिसकी संभावना है। एक जो हम जब हमारा जो निश्वास जो हम बाहर निकालते हैं उसमें आर्द्रता होती है
और जब हम फूकते हैं तो बिल्कुल नजदीक से फूकते हैं, वो उसके वजह से बीज में मॉइस्चर अगर बढ़ता है, और वो पहले से हमने उसके मॉइस्चर चेक भी नहीं किया है, और कितना मॉइस्चर है पहले से ही अधिक है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन जब हम फूक रहे हैं तो उसमें हम अतिरिक्त मॉइस्चर दे रहे हैं। उस मॉइस्चर के साथ अगर उस बीज के ऊपर कुछ बीजाणु ये कीटाणु वगैरह वगैरह होते हैं, रहते हैं, तो उनको भी बल मिलता है। यही कारण हो सकता है बीमारी का। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बीज का जो कार्य कर रहे हैं उसमें फूकने का कोई स्थान नहीं है। जो भी कार्य है वो तरीके से करें। झाड़ने की जो है उसमें कचरा साफ करने के लिए सुपड़ी जो होता है उससे किया जाना चाहिए, मात्रा कम हो ज्यादा हो, क्योंकि आप जब खाने की कोई चीज लेते हैं तो उसमें भी उसी तरीके से, जैसे चावल है या पोहा वगैरह है, ये है वो है, तो आप थाली में लेके थोड़ा सा उसको सुपड़ी से ऊपर नीचे करते हैं, और फिर वो जो कचरा जो हल्का होता है, छोटा होता है, वो अलग अलग हो जाता है, फिर उसको आप निकाल देते हैं। तो फूकने की प्रक्रिया तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको सही नहीं मानता बिल्कुल। इसमें दिनेश जी हमारे सहयोगी दत्तात्रेय शिंदे जी भी शायद जुड़ गए हैं, तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि, क्योंकि हम लोग साथ में ही ओपन सीड ऑर्गेनिक सीड में कर रहे हैं। जब हम बीजों का सत्र शुरू करते हैं संभवतः नए वर्ष में, तो यानी अगले वर्ष में, अंग्रेजी वर्ष में, तो इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, और इस तरह के प्रश्नों का भी उसमें समावेश हो कि जो अलग अलग लोगों के अनुभव में आया है या परंपरागत रूप से आया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस बीच में क्योंकि बहुत सारे अन्य सदस्य जुड़े हैं और बीच में जुड़े हैं, तो ये इस वार्ता में मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी, जिन्होंने कि अपने साथियों के साथ मिलकर योगाहार की वार्ता को आगे बढ़ाते हुए और उसी वार्ता के फलस्वरूप एक कंपनी का निर्माण किया। ऐसी कंपनी कि जो देसी बीजों का प्रसार कर सके, उत्पादकता और उस से आगे बढ़ते हुए इन बीजों को उपलब्ध कराए। ऐसे में बहुत सारे आदरणीय सदस्यों के मध्य ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि जहाँ हम धड़ल्ले से हाइब्रिड सीड का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, फिर बाज़ार की तरफ लौटने के लिए फिर मजबूर हो जाते हैं कि हम लगातार यानी हाइब्रिड सीड को उगा करके उसका द्वितीय, तृतीय फसल नहीं उनसे प्राप्त कर पाते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में विकल्प दिया गया है कि हम देसी बीजों को ही आगे बढ़ाएँ, उगाएँ और उसकी उत्पादकता का आनंद लें और अपनी आय सृजन करें। और इस क्रम में कुछ प्रश्न भी हुए हैं और कुछ प्रश्न होने बाकी भी हैं। और अन्य लोग जो कि बीजों पे कार्य कर रहे हैं, उसमें हम कुछ देर में भरत भाई पटेल जी के पास भी पहुँचेंगे। लेकिन पहले हम पहुँचते हैं दत्तात्रेय शिंदे जी, क्योंकि आप साथ में कार्य कर रहे हैं मुख्य वक्ता जी के। तो जी आपका स्वागत है और आप अपनी बात रखिएगा। सब श्रोता को धन्यवाद। तो हम तो वही जो सुजीत जी ने बताया, जो देसी बीज का उत्पन्न करके घर घर में पहुंचा जाए, तो मेन थिंग ये है कि ये जो सीड माफिया है हाइब्रिड बीज के, तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो श्रोता है, जो फार्मर्स है हमारे, वो स्वावलंबी बन जाए, देसी बीज बुझाए, उसका प्रचार करे और शुद्ध खाए और अपना सेहत और घरवाला का सेहत मेंटेन करे। वही उद्देश्य से हम अलग अलग एजेंसी से कुछ बीज खरीदे, उस पर मल्टीप्लाई करके प्यूरिटी मेंटेन करके घर घर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये तो ये मेन उद्देश्य है ओपन ऑर्गेनिक सीड्स का।
जी, जी। ये महत्वपूर्ण और अच्छा उद्देश्य है। शुभ लाभ की दिशा में किया जाने वाला कार्य है और जैसे कि आपने भी बताया और कुछ देर पहले आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी ने भी बताया कि किसानों की बातों की जब चर्चा हुई, उसी के मध्य से ये विकल्प निकल के सामने आया और योगाहारी साथियों ने जब मंथन किया, उस दौरान कुछ बातें क्लिक हुई और ये विकल्प भी सामने किया गया। और इसमें ये आह्वान भी किया गया कि जो किसान हैं उसको उनके बीजों को उगा सकते हैं, वो पंचसीड के बीजों को उनके उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे आ सकते हैं। तो ये भी आह्वान सभी बंधुओं से है। इस बीच मैं आदरणीय पवन कुमार सर तक पहुँचूँ, उनसे पहले आदरणीय भरत भाई पटेल जी गुजरात से जुड़े हैं और आप बीज के प्रचार-प्रसार और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको। मैं भरत भाई बोल रहा हूँ गुजरात से। देसी बीज के बारे में काम कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादातर काम है वेजिटेबल में। हमारे यहाँ गुजरात में वेजिटेबल में बहुत देसी बीज बहुत कम मिल रहे हैं। तो बाहर मुझे घूमते घूमते ऐसा लगा कि चलो मैं देसी बीज के बारे में काम करूँ। तो अभी तो लोगों ने मुझे बहुत मजा बीज गुजरात में जा रहा है वेजिटेबल में। और मैं खुद की लैंड तो जमीन नहीं है, किराए पर रखकर देसी बीज का काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा दिक्कत रहती है बीज बनाने में। हमारा यहाँ मूली, गोभी और बीट में सब में हमारे यहाँ नहीं होता है। तो मैं कल सर को बोला था कि चलो अब जुड़ जाओ और सबको बताइए कि देसी बीज के बारे में क्या करना है। सर मुझे अभी तो कल जाना है अहमदाबाद में, 4 दिन का फेस्टिवल है, वहां भी मेरा स्टॉल लगा है। तो वहां बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं देसी बीज के बारे में, तो मैं सबको बता रहा हूँ। ओके सर। जी, बहुत अच्छी सूचना और अच्छा ज्ञान आप प्रसार कर रहे हैं देसी बीजों के बारे में और देसी जी बीजों का को भी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब अगली थैंक अगली चर्चा में आप पुनः जुड़ेंगे तो जी जी वार्तालाप आगे रखेंगे और पहले भी आप कई बार योगाहार के मंच पर जुड़े हुए हैं, तो संभवतः आप नए नहीं हैं, योगाहार के सदस्य हैं। और इसी जी क्रम जी में मैं आदरणीय पवन कुमार सर आप तक पहुँचता हूँ और आज की चर्चा में सम्मिलित होने और अपनी टिप्पणी देने के लिए भी निवेदन करता हूँ। जी धन्यवाद दिनेश जी। और आज के हमारे मुख्य वक्ता सुजीत जी और उनकी तरफ से दत्तात्रेय जी, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। पुनः बहुत दिनों के बाद आपका इस मंच पर आना हुआ है और अब क्योंकि आपने ये अपने कार्य को आगे स्टेबलाइज कर दिया है, तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों पर इस महत्वपूर्ण विषय पर, बीज के विषय पर हम पुनः चर्चा करेंगे, पुनः बातचीत करेंगे। और इसी प्रकार से भरत भाई पटेल जो गुजरात से हैं, वो भी इस मंच में आएंगे और अपने अनुभव को साझा करेंगे। पिछली बार से लगभग 1 वर्ष पूर्व जब सुजीत जी के साथ हमारा सेशंस हुए थे, चर्चा हुई थी, तो उसमें हमने इस चीज पर भी बात की थी कि इसको हम प्रसारित करने का काम करें, जैविक बीजों का। और आपने एक सुंदर पद्धति बनाने का प्रयास किया है। देखते हैं कि अब योगाहार के कितने सदस्य इस पद्धति का जो व्यवस्था आपने बनाई है, इस बीजों को प्रसारित करने की, उसमें कितने लोग आके क्या भूमिका अपनाते हैं और कैसे इस चीज को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सामूहिक रूप से और अपने व्यक्तिगत रूप के अपने प्रयासों से। तो आने वाले दिनों पर आपके साथ जो सत्र है उसके लिए भी होगा। और मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आपके पास जो तीनों तरह के विकल्प हैं, उसके लिए क्या आपने कोई प्रारूप बनाया है जिसको कि जो सदस्य हैं, जो इच्छुक हैं, वो उस प्रारूप के अनुसार अपनी जानकारी भरें और आप सबके दें। अगर ऐसा है तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको सारी सूचना एक व्यवस्थित रूप से आपके पास मिल जाएगी। और सुजीत जी के साथ मिलकर के मैंने पिछली बार प्रयास ये किया था और हमने काफी मंथन किया था कि हम इसकी भी, जैविक बीजों की भी एक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सांप सीढ़ी तरह का ही खेल बनाएं। तो वो खेल
काफी समय लगा उसको करने में, क्योंकि जब सुजीत जी के साथ मेरी वार्तालाप हुई उन्होंने सारा अपना अनुभव डाल दिया और मुझे उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया, तो कुछ समय मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर से कुछ समय पहले मैंने फिर से उसमें प्रयास किया और उसको सरल करने का प्रयास किया, तो वो सांप सीढ़ी तैयार है। सुजीत जी आपको भी मैंने भेज दी है, भरत भाई को भी मैंने अभी अभी भेजी है, दिनेश जी को भी भेजी है। कृपया अपनी टिप्पणी दे दीजिएगा और अपने सुझाव के साथ जो भी हम उसको कर सकते हैं उसमें और सुधार उसको करके उसको भी एक प्रचार सामग्री के रूप में हम इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम जैविक और देसी बीजों के मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं, किसी को भी बताते हैं, छात्रों को बताते हैं, किसानों को बताते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, तो ये भी एक माध्यम है। एक माध्यम के रूप में हम इसको अपनी बात को कह सकते हैं और अपनी चर्चा को एक अगले आयाम तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर अपना विचार रखेंगे और जो आपने के साथ मेरी वार्तालाप हुई थी, जो हमने कार्य किया था, उसको और सरल बनाने का प्रयास किया, क्योंकि कुछ शब्द या तो लंबे हो जाते हैं या फिर वो कठिन हो जाते हैं। तो हमने कठिनता की तो कोई जगह रखी नहीं है। हमने अपने काम को बहुत ही सरल तरीके से, जितने सरल तरीके से, जितने आसान तरीके से हम अपनी बात को कह सकें, उसके केवल कीवर्ड्स को ही रखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों पर हम इस बीज के जो से संबंधित जो गतिविधियां हैं और जो कार्य हैं, उनको हम और अच्छी तरह से सुदृढ़ तरीके से इसको करने के लिए हमारे बहुत सारे लोग जिनके पास जगह जमीन है वो उसका उत्पादन का कार्य करें और जो इसको इसके माध्यम से इसको एक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसका वितरण करना चाहते हैं और उस विषय को लेते हुए भी इसको आगे बढ़े और इस कार्य को, क्योंकि सीड हमारा फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन कार्य को हमें अच्छी तरह से करने की जरूरत है। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। शुभकामनाएं पवन जी और धन्यवाद भी साथ में। ये बहुत खुशी की बात है। मैं एक्चुअली इसके ऊपर मैं सोच ही रहा था कि आपसे संपर्क करूं कि सांप सीढ़ी का आगे सीढ़ी कहाँ तक पहुंची। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने उसको तैयार कर लिया है और मैंने देखा कि आपने व्हाट्सएप किया है, तो इसको देखेंगे और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और अपने नेटवर्क में भी। दूसरी बात यह है कि जो प्रक्रिया की बात है वो हमारे वेबसाइट में जो कृषक बंधु है जो उसमें जाएंगे तो उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें अपने आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारे बीजों को लेना चाहते हैं तो आप सीधे ऑर्डर करके आप ले सकते हैं, आपके पते पर पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे साथ बीजोत्पादन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें हमें लिखिए, जो सब्सक्रिप्शन फॉर्म है उसमें आपका नाम है लिखने का होता है और फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। उसके साथ जो कमेंट्स है उसमें आप लिखिए कि आपके उसमें थोड़ा विस्तार में आप हमें लिख दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कितनी ज़मीन है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं। और जो लोग हमारे साथ डीलरशिप में जुड़ना चाहते हैं वो भी उसी तरीके से हमारे साथ कमेंट में लिखें। और हम एक बात और इसमें जोड़ना चाहते हैं पवन जी की बात पे कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो नॉर्मल सीड इंडस्ट्री जो है भारत में, जो बीज का जो बाजार है उसके प्रारूप उसके समक्ष हम एक ऑल्टरनेट सीड इंडस्ट्री जो कि जैविक बीज, ऑर्गेनिक सीड इंडस्ट्री हम क्रिएट करना चाहते हैं। हम एक नया उसका पैरेलल एक हम खड़ा करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत आप ये समझ सकते हैं कि भारत से ही होनी चाहिए और धीमे धीमे ये पूरे विश्व में जैविक बीज का एक अलग ही तंत्र खड़ा होना जरूरी है। हम जैसे दत्तात्रेय जी ने बोला सीड माफिया, तो मैं वो शब्द को उनके बिहाफ में वापस लेता हूँ। हम किसी को माफिया तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कार्य जो हो रहा है वो उसको अगर हम, क्योंकि हम और दत्तात्रेय जी उसी इंडस्ट्री से आए हुए हैं, हमने उस इंडस्ट्री को ही जिया है जब तक हम बीज में रहे।
और किसी दूसरे इंडस्ट्री में हम नहीं रहे, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में हम कभी नहीं रहे, तो हमें पता है। लेकिन हम ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कार्य उसी तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए हमारे जैविक कृषि के लिए, जैविक किसानों के लिए ये बिल्कुल वर्तमान में ये ज़रूरी हो गया है कि हम उसके पैरेलल खड़ा करें, एक तंत्र खड़ा करें, और वो तंत्र हम ही लोगों के द्वारा खड़ा हो सकता है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उत्पादक जो है वो उत्पादन करके देगा हमारे पास, हम उसकी बाकी प्रक्रिया करके, लेकिन जो बिक्री की जो व्यवस्था है वो उस मार्केट में हम जाने के बजाय हम आपस में इसको इस बिक्री तंत्र जो है उसको खड़ा करें। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट में जाके हमारे साथ संपर्क करिए, उसके फॉर्म वगैरह हैं, फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे आपकी जानकारी के अनुसार, आपके इच्छा जो आप व्यक्त करेंगे उसके अनुसार। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और ये आप आपसी समझदारी की ये बातें हैं, और इसी अपनी आपसी जो समझ हमारी बनी है उसको लेकर के आगे बढ़ें, ऐसे अ, आह्वान किया गया है। और सुंदर एक साँप सीढ़ी भी बनी है, और साँप सीढ़ी में साँप नहीं गुजरेगा आगे, साँप इस सीढ़ी में बीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, वो भी देसी बीजों को। हाँ, आपकी बाध्यता हो सकती है और आप उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि जो सीड माफिया वगैरह, लेकिन किसान धड़ल्ले से प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वो समझता है कि जिन बीजों का हम वपन करते हैं, बोते हैं, वो अगर दूसरे दिन बीज उत्पन्न करे, तो हम उसे तो नपुंसक बीज भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है ये कहने का, क्योंकि हम किसान हैं। तो इस बीच आपने जो सुंदर विकल्प दिया है देसी बीजों के प्रसार का, हर घर, हर खेत तक पहुँचे देसी बीज और वो उत्पन्न हो, खुद अपने बीजों को हम तैयार करें। ऐसे कार्य के लिए आपको सदन की तरफ से पुनः-पुनः धन्यवाद भी है और बधाई भी है। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी का। जी, सादर प्रणाम, सदन को प्रणाम। मेरे क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। हम ये जानना चाह रहे थे कि हम मार्केटिंग के लिए कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, और हमारे जो किसान हैं वो अगर बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो वो कैसे लाभ ले सकते हैं। जी धन्यवाद कि आपकी प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है, और इस चैट बॉक्स में वेबसाइट भी डाली गई है, उसका पता भी डाला गया है। साथ में आप मोबाइल नंबर भी डाला गया है, तो आप किसी भी माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। इस बीच मेरे मन में एक बात आई, अगर सभी सदस्यों तक आवाज़ पहुँच रही हो और उनका ये मत हो कि आज भी देसी बीजों की आवश्यकता है, क्योंकि हम किसान हैं और उपभोक्ता हैं। देसी बीजों से ही हमारे खेत स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम खेतों की आबो-हवा को स्वस्थ कर रहे हैं। तो क्या हम हैंड रेज़ कर सकते हैं एक साथ? नस्ल भी सुधार सकते हैं देशी बीज से। ओम। जी, तो सभी से निवेदन है कि कृपया हैंड रेज़ कर लीजिएगा। दिनेश जी, डॉक्टर भट्ट भी जुड़ गए हैं, देखा मैंने। उनका जी, स्वागत है। इसी बीच जबकि आदरणीय सदस्य, अब सभी सदस्य देसी बीजों का समर्थन कर रहे हैं और इस दिशा में पुनः अपनी परंपरा को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर से निवेदन करता हूं कि आज आप अपनी बात रखिएगा और तत्पश्चात आदरणीय मुख्य वक्ता जी का और आज की दोनों सत्रों का समापन भी कीजिएगा। आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ सुजीत जी और शिंदे जी। आपने जो कहा वो किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अब बारी मुझे लगता है अब ये है कि इसका प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाए, उस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट देखी मैंने, वो मैंने उस पर कमेंट भी किया था और उसके हिसाब से आपने उसको
यूजर फ्रेंडली भी बना दिया है। तो अभी बहुत आसान है। और इसमें असल में जो आप कह रहे थे कि टेस्ट करना आवश्यक है, निश्चित रूप से शुरू में अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए छोटी क्वांटिटी, मैं कहूँगा कि छोटी क्वांटिटी आप ऑर्डर करें और उसके बाद फिर अगली बार आप इसको आप खुद ही आप अपने इलाके में इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। क्योंकि आज की आवश्यकता है देसी बीज। देसी बीज में न्यूट्रिशन का भी उसमें न्यूट्रिशन भी है। क्योंकि कल जो बात हो रही थी कि, और उसमें ये भी नहीं है कि उसका फेल्योर होने का चांसेस भी कम है। तो इसलिए मैं आज देख रहा था कि वो यहाँ उत्तराखंड में उद्यान विभाग ने जो दिया उसके बदले कुछ और ही निकला। तो ऐसी संभावना हमारे देसी बीजों में नहीं होता है। ऐसा मुझे, कि मेरा जो अपना पुराना अनुभव है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं